गुड मॉर्निंग कृष्णा, विकास, गरिमा, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ज्योग्राफी की क्लास में ज्वाइन ही नहीं हो पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आज एक बार आप वीडियो देखिएगा, उस पर हमने क्लियर बता दिया है सारी चीज़ें। फिर भी कोई इशू जाएगा तो हम एक बार देख लेंगे उसको, ठीक है विकास। लॉगिन करने के बाद भी देखिए, लॉगिन करने के बाद आपने कोर्स को इनरोल करना होगा। कोर्स को इनरोल करने के बाद आप माई लर्निंग पर जाइए, वहाँ डैशबोर्ड पर कीजिए, डैशबोर्ड पर रिकॉर्डिंग में जाइए, वहाँ पर क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। अखंड गुड मॉर्निंग, पूजा। ओके, मैं एक बार अभी बात कर लेता हूँ उसके बारे में। विनम्रता, धानी, सभी लोगों को वॉइस क्लियर है। मोनल के, नेहा। तो जैसा हमने कहा था कि आज की क्लास में हमें केंद्रीय सूचना आयोग पूरा ख़त्म करना है और राज्य सूचना आयोग भी ख़त्म करना है, तो वो हम कवर करेंगे। मैं बहुत अच्छा हूँ, गरिमा आप कैसे हैं? ओके, ठीक है। सब पॉलिटिक्स स्टार्ट नहीं हुई कि मैं एक बार पता करके आपको बता देता हूँ। राम राम जी, राम राम। तो एक बार मेंस बैच में और फिर हम क्लास शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स में नहीं, मैं बात करता हूँ पीयूष जी, ऐसा नहीं है, शायद उनकी तबीयत खराब होगी। प्रिया, अंजलि, मेघा, रोहित, निशा, कैसे हैं आप सभी लोग? सुशीला, दीप्ति। कोशिश ये करेंगे कि ये जो हफ्ता है ये हमारे आयोगों का आखिरी सप्ताह हो और मैक्सिमम चीज़ों को हम कवर कर देंगे, ठीक है। नहीं, पीयूष आपने मुझे कहाँ मैसेज किया था? मेरा वो पुराना वाला जो कांटेक्ट था, मैं पीयूष पे। ओके, देखिए मैं बात करता हूँ एक बार पीयूष, बिल्कुल बात करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो अभी क्या हम क्लास शुरू कर सकते हैं? आज का सेशन थोड़ा सा बड़ा सेशन नहीं है, 1-1.5 घंटे में हम ख़त्म कर देंगे, 1-1.25 घंटे में, ठीक है। चलिए, तो रोशन, सौम्या, मैं बहुत बढ़िया हूँ, प्रिया। तो यहाँ पर हम सेशन शुरू करते हैं। प्रीलिम्स बैच में ऑल गुड, आई एम ऑडिबल, एवरीथिंग इज गुड, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है? मैं एक सेकेंड में सारी बातें आपको बताता हूँ। मोर आई टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, ठीक। शुरू कर सकते हैं पुष्पेंद्र, शुरू करते हैं क्लास को। चलिए दोस्तों, तो अब हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो हमारा प्रमुख मुद्दा है, जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। आज हमें चर्चा करनी है केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग की, सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। देखिए दोस्तों, केंद्रीय और राज्य दोनों ही सूचना आयोगों का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा हुआ है, आरटीआई एक्ट 2005 के द्वारा हुआ है। चूंकि इस निकाय का गठन एक अधिनियम के द्वारा हुआ है, यही कारण है कि यह एक सांविधिक निकाय है, यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे, एक बार ध्यान देना है इस बात पर। देखिए, पिछली क्लास में हमने चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा था, हमने बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में पढ़ा था, और वहां भी हमने देखा था कि 2005 में जो अधिनियम आया उसके द्वारा दो प्रकार के निकाय बनाए गए। राष्ट्र के स्तर पर केंद्रीय निकाय बनाया गया, केंद्रीय बाल या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, और राज्यों के स्तर पर राज्य स्तरीय बाल अधिकार आयोग बनाए गए, स्टेट लेवल के कमीशन बनाए गए। मतलब एक ही अधिनियम आया था और उस एक अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय और राज्य दोनों प्रकार के निकायों का निर्माण किया गया। दोस्तों, ठीक इसी तरह जो आरटीआई अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसे कुछ लोग लोकतंत्र के एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर के रूप में भी मानते हैं। तो आरटीआई अधिनियम के द्वारा भी दो प्रकार के निकायों का गठन किया गया। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर जो निकाय बनाया गया वो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और राज्य के स्तर पर जो निकाय बनाया गया उसे कहा जाता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो ये आपको याद रखना है कि एक ही अधिनियम है जो दोनों निकायों के गठन का प्रावधान करता है, जो दोनों प्रकार की बॉडीज के फॉर्मेशन का काम करता है। अब हम समझेंगे
कि सर हमें कितने टॉपिकों की चर्चा करनी है या इसमें कौन कौन से डायमेंशन है। तो देखिए, हमेशा की तरह सबसे पहले हम पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे। क्या पढ़ते हैं पृष्ठभूमि में? यही कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कैसे आया और कैसे इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सूचना आयोगों की स्थापना हुई, कैसे इंडिया में इंफॉर्मेशन कमीशन आया और कैसे इसके द्वारा सेंट्रल और स्टेट लेवल पर इंफॉर्मेशन कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया। इसके बाद दोस्तों हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आयोग की संरचना को डिस्कस करेंगे, हम स्ट्रक्चर ऑफ कमीशन को डिस्कस करेंगे, फिर हम आयोग की पदावधि और सेवा शर्तों की चर्चा करेंगे, टेन्योर को पढ़ेंगे और टर्म एंड कंडीशन को पढ़ेंगे, हटाने की प्रक्रिया रिमूवल प्रोसेस को डिस्कस कर रहे होंगे। इसके बाद आयोग के कार्य फंक्शन को डिस्कस करेंगे, यहीं से एक प्रश्न आया था इस बार एमपीपीएससी में। अन्य तथ्यों को डिस्कस करेंगे, अदर फैक्ट्स को पढ़ेंगे और आखिरी में राज्य सूचना आयोग पढ़ेंगे जो बहुत ही ब्रीफ होगा, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पूरे टॉपिक का डायमेंशन होगा। उम्मीद करता हूँ कि इससे अब आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गई होगी कि किस तरह से हम इस टॉपिक को एग्जीक्यूट करने वाले हैं और कौन कौन से आयामों को हम टच करेंगे। ठीक है, चलिए तो हमारे पहले टॉपिक की हम चर्चा करेंगे और पृष्ठभूमि की बात करते हैं, बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं। समझिए पृष्ठभूमि को, पहले व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं फिर चीजों को आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये शब्द आपको समझना होगा कि सर सूचना, इंफॉर्मेशन ये क्या है। ठीक है, तो जानकारी का मतलब है किसी भी घटना के बारे में सही तथ्यों को सामने रखना। कोई भी अगर इंसिडेंट हुआ है तो उसके बारे में जो एक्चुअल फैक्ट हैं उनको देना, इसी को हम सूचना या इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं। दोस्तों, सूचना जो है उसे लोकतंत्र के सशक्तिकरण का आधार माना जाता है, उसे डेमोक्रेसी के एम्पावरमेंट का बेस माना जाता है या फाउंडेशन माना जाता है। ऐसा क्यों? लोकतंत्र का अर्थ क्या है? एक ऐसी सरकार जो कि लोगों के द्वारा चलती है, एक ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के पार्टिसिपेशन से चलती है। देखिए, आज हमारे भारत देश में जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, वो अपने पैसे से देश को नहीं चलाता, वो हमारे पैसे से देश को चलाता है जो हम उसे टैक्स के द्वारा देते हैं। और दूसरी बात, चूंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो वो तभी तक पद पर रहते हैं जब तक कि हमारी वोटिंग पावर उनके साथ है। अगर हम उन्हें वोट नहीं देंगे तो वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, एक पर्टिकुलर व्यक्ति सीएम नहीं बनेगा। ये पूरी प्रोसेस है जो हम जानते हैं। तो लोगों का ये पूरा अधिकार है कि जब लोग अपने नेता को चुन रहे हैं, जब लोगों के पैसे से सरकार चलाई जा रही है, तो लोगों का यह अधिकार है कि उन्हें पता रहे कि सरकार उनके पैसे का उपयोग कैसे करती है, सरकारी संस्थानों में किस प्रकार के क्रियाकलाप हो रहे हैं, जो प्रोजेक्ट सरकार ने अनाउंस किया था उसकी प्रगति कहाँ तक पहुंची है, क्या कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी बातें कोई ऑफिसर क्यों बताएगा? आप जाइए एक ऑफिसर के पास 2005 के पहले कि साहब यहाँ पर रोड का टेंडर निकला था 3 साल पहले, अब तक रोड नहीं बन पाई। वो पूछेगा ऐसा सवाल तो कहेगा नहीं बन रही, क्या कर लोगे आप? ठीक है, तो वो कहेगा नहीं बन रही रोड, आप क्या करोगे इस बात को लेकर के, है ना, ये जवाब दे देगा। तो इसीलिए जरूरी था कि हम लोगों को सूचना का अधिकार दें, हम लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन दें। और राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब है कि अब अगर आप उस अधिकारी के पास जाओगे तो चूंकि आपके पास एक अधिनियम की शक्ति है, वो जानकारी आपको जरूर मिलेगी, वो इंफॉर्मेशन आपको जरूर ही मिलेगी दोस्तों। तो सूचना याद रखिएगा, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए दोस्तों, जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, माना जाता है कि इसकी शुरुआत स्वीडन से हुई 1766 के आसपास, 1766 या 76 के आसपास। ठीक है, 1766 ही है। 1766 में दोस्तों जो स्वीडन है, स्वीडन
यहाँ पर सूचना का अधिकार लागू किया गया, यहाँ पर राइट टू इंफॉर्मेशन को लागू किया गया। ये दुनिया का पहला देश है जहां पर सूचना के अधिकार को लागू किया जाएगा। तो अक्सर एक सवाल भी पूछा जाता है कि उस देश का नाम बताइए जहां पर सबसे पहले सूचना के अधिकार को लागू किया गया। तो जवाब होगा स्वीडन। स्वीडन एक यूरोपीय देश है। कमेंट करके जल्दी बताइए आप कि इसकी राजधानी क्या है, इसकी कैपिटल क्या है, क्योंकि हमने चर्चा किया था इसकी राजधानी के बारे में। इसके बाद हम भारत आएंगे। भारत में इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो इंडिया में इसकी शुरुआत होती है 1990 के दशक से। 1990 का जो डिकेड होता है वहां से। 1990 के दशक में दो बड़ी घटनाएं होती हैं। राजस्थान में एक किसान संगठन है, अरुणा रॉय किसान संगठन। अरुणा रॉय किसान संगठन ने पहली बार सूचना के अधिकार की मांग की, राइट टू इंफॉर्मेशन की मांग की, और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी गई है। इसी साल 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जानने का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए के तहत आता है। अब जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहां पर आप आर्टिकल 19 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19 बेसिकली वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप मुझे बताइए कि मुझे किसी भी चीज के बारे में अपने विचार रखने हैं, मान लीजिए कि मैं अपने विचार रखना चाहता हूं कि भारत का जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है उसने 10 सालों में कैसा काम किया, तो अगर मुझे अपने विचार रखने हैं तो मुझे इसके लिए जानकारी तो चाहिए। अगर सरकार मुझे जानकारी ही नहीं देगी तो मैं अपने विचारों को व्यक्त कैसे कर पाऊंगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सूचना का अधिकार है, जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का हिस्सा है। अब और भी कवायद तेज हो चुकी थी कि कैसे भी करके भारत में सूचना के अधिकार को लागू किया जाए। फिर अगला स्टेप यह है दोस्तों कि 1997 में एक समिति बनाई जाती है, HD शौरी समिति, HD शौरी कमेटी। और इस समिति ने सिफारिश की कि भारत में RTI अधिनियम को लागू किया जाना चाहिए। और इसी साल भारत में सबसे पहले जो तमिलनाडु है वहां पर RTI जारी किया गया। तमिलनाडु के बाद गोवा में RTI जारी किया गया। और 2002 में मध्य प्रदेश में भी RTI जारी किया गया। लेकिन दोस्तों ये RTI अधिनियम राज्यों ने अपने स्तर पर बनाए थे, स्टेट्स ने अपने लेवल पर बनाए थे, जो सिर्फ नाम के लिए थे, क्योंकि उनके प्रभावी क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं की गई, उनके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर नहीं किया गया। क्योंकि देखिए यार, कोई भी सरकार है वो इन चीजों से हमेशा बचती है। जितनी भी सरकारें होती हैं आप देखिएगा वो हमेशा बचती हैं कि लोगों को अधिकार ना दिए जाएं। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक राइट हैं उनको ज़्यादा डिसेंट्रलाइज ना किया जाए। क्लियर? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि 1997 में HD शौरी कमेटी आई और वहाँ पर तमिलनाडु में RTI लागू हुआ और 2002 में मध्य प्रदेश में भी RTI लागू हुआ। अब समिति ने भी कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था, तो केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बढ़ गया। तो 2002 में केंद्र सरकार ने एक विधेयक पेश किया। केंद्र सरकार ने एक बिल पेश किया, बिल, और इस बिल को कहा जाता है फ्रीडम टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसे भी हिंदी में सूचना का अधिकार विधेयक कहा जाता है। तो ये एक विधेयक था। विधेयक का मतलब हमने पहले आपको बताया था कि कोई भी अधिनियम जब पेश किया जाता है तो उसे विधेयक कहा जाता है। कोई भी आपको कानून बनाना है तो जब उसे पहली बार आप विधायिका में रखते हैं तो उसे हम विधेयक कहते हैं। जब वो पारित हो जाता है तब उसे अधिनियम कहा जाता है। पर यह पारित नहीं हो सका, फ्रीडम जो बिल है वो अल्टीमेटली पारित नहीं हो सका। फिर फाइनली दोस्तों 2005 का समय आया, 2005 का समय आया। 2005 में RTI अधिनियम फाइनली, RTI एक्ट 2005 पारित हुआ। RTI अधिनियम पारित हुआ। अक्टूबर 2005 में
अक्टूबर 2005 में ये अधिनियम लागू भी हो गया। और जब ये अधिनियम लागू हुआ तो इसी अधिनियम के द्वारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन हुआ और राज्यों में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन हुआ। आखिरी अपडेट जो इसके बारे में है वो 2019 में आई। 2019 में इसमें संशोधन किया गया है, इसमें अमेंडमेंट किया गया है दोस्तों। और संशोधन करके जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, इनका पहले कार्यकाल निश्चित था, इनका टेन्योर पहले फिक्स था। अब ये कहा गया है कि इनके कार्यकाल का निर्धारण केंद्र सरकार करेगी, दोनों के, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे वो स्टेट का हो, दोनों के टेन्योर को केंद्र सरकार निर्धारित करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ये एक बड़ा अपडेट सामने निकल करके आया है। तो ये अब तक का पूरा इतिहास है दोस्तों। अब एक बार इसको पीपीटी में देखते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, फिर अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। देखिए, ये सूचना का आदान प्रदान हो रहा है इस तरीके से, देख सकते हैं आप लोग। देखिए, एक एक करके समझें इस चीज को। तो जैसा हमने बताया कि जो सूचना है वो लोकतंत्र के सशक्तिकरण का आधार है, जो इंफॉर्मेशन है वो बेसिस है ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। 1766 स्वीडन में सबसे पहले सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ। इसके बाद दोस्तों 1990 का दशक, 1990 का जो डिकेड है, उसमें सबसे पहले राजस्थान में जो अरुणा रॉय किसान संगठन है, इसके द्वारा आरटीआई की मांग की गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई को अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक अधिकार माना है, एक राइट माना है। 1997 में HD सॉरी समिति का गठन होता है। तमिलनाडु और गोवा में राइट टू इंफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। 2002 सूचना की स्वतंत्रता विधेयक, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह पारित नहीं हो सका। 12 मई 2005 को आरटीआई अधिनियम संसद में पारित हुआ। वहीं 12 अक्टूबर 2005 को यह अधिनियम लागू हुआ। इसी अधिनियम की धारा 12 के द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया है, जबकि धारा 15 के द्वारा राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। इस एक्ट के सेक्शन 12 के द्वारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया। वहीं सेक्शन 15 के द्वारा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। एक और पॉइंट आप याद रख रहे होंगे कि 1 अगस्त 2019, 1 अगस्त 2019 सूचना के अधिकार में संशोधन किया गया है। और जैसा हमने आपको बताया कि इस अमेंडमेंट के द्वारा बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं कि पहले सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर का कार्यकाल निर्धारित था, अब वो केंद्र सरकार पर निर्भर कर दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर कर दिया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट और याद रखेंगे दोस्तों कि भारत में जो पहली आरटीआई है वो 2005 में पुणे के एक पुलिस स्टेशन में शाहिद रजा नाम के व्यक्ति ने डाली थी। तो ये प्रश्न अगर कभी पूछ लिया जाए कि भारत में पहली आरटीआई कहां पर फिल की गई, तो जवाब होगा पुणे का एक पुलिस स्टेशन है, वहां पर शाहिद रजा के द्वारा 2005 में ही पहली आरटीआई एप्लीकेशन को लगाया गया। तो अब यहां से प्रश्न क्या क्या बनेंगे, एक बार मेरे साथ सभी चीजों को रिकॉल कीजिए ताकि ये टॉपिक दिमाग में बड़ा स्पष्ट हो जाए। तो पहला प्रश्न यहां से बन सकता है दोस्तों कि उस देश का नाम बताइए जहां पर पहली बार आरटीआई कानून लागू हुआ। तो जवाब क्या होगा, स्वीडन। अगला, HD सॉरी समिति कब बनी, HD सॉरी समिति की सिफारिशें कब आई, 1997 में। तीसरा प्रश्न बनेगा, भारत में आरटीआई अधिनियम कब पारित हुआ, आरटीआई एक्ट पास कब हुआ। तो जवाब देंगे मई 2005। लागू कब हुआ, अक्टूबर 2005। आरटीआई अधिनियम की किस धारा के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया है। Which section of RTI Act established the Central Information Commission?
जवाब होगा कि सर जो इस अधिनियम की धारा 12 है, सेक्शन 12 है, उसके द्वारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया है। फिर अगला सवाल आपसे पूछेगा कि इस अधिनियम की किस धारा के द्वारा राज्य सूचना आयोग बनाया गया है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया है। तो जवाब देंगे धारा 15 के द्वारा, सेक्शन 15 के द्वारा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया है। आखिरी प्रश्न, हाल ही में संशोधन कब हुआ? 2019। और भारत में पहली आरटीआई कब और कहां और किसने फाइल की? तो जवाब देंगे कि भारत में पहली आरटीआई पुणे के एक पुलिस थाने में साहिद रजा ने 2005 में फाइल किया था। तो ये पूरे प्रश्न हैं जो पृष्ठभूमि से बन सकते हैं, जो बैकग्राउंड से बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपके दिमाग में स्पष्ट हो रहा होगा। एक बार इसे देखिए, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं सारे टॉपिक क्लियर होते जा रहे हैं कि नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। हमेशा की तरह बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक। तो अब हमें ऑलरेडी पता है कि इस आयोग की स्थापना कब हुई। तो 12 अक्टूबर 2005 को केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया। अब ना ये वर्ड आजकल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी देखिए हमने महिला आयोग पढ़ा, हमने बाल आयोग की भी चर्चा कर ली, और अब हम सूचना आयोग पढ़ रहे हैं। इवन हमने एनजीटी भी पढ़ा था। तो इन सभी में एक बात क्या कॉमन है कि सभी का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, सभी का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है कि सभी का गठन केंद्र सरकार ने किया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका गठन 12 अक्टूबर 2005 को किया। हम जानते हैं कि यह एक सांविधिक निकाय है, स्टेटुअरी बॉडी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका गठन आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 12 के द्वारा हुआ है, सेक्शन 12 के द्वारा हुआ है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और यह कार्मिक मंत्रालय के तहत काम करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल के तहत काम करता है, जो इसका नोडल मंत्रालय है। आयोग के पहले अध्यक्ष का नाम वजाहत हबीबुल्ला था, जबकि आयोग की पहली महिला अध्यक्ष का नाम दीपक संधू है, और वर्तमान अध्यक्ष इसके यशवंत कुमार सिन्हा या वाई के सिन्हा है। अगर आप देखें तो ये पूरी लिस्ट है। पहले अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्ला, पहली महिला अध्यक्ष दीपक संधू, दूसरी महिला अध्यक्ष सुषमा सिंह, उसके बाद आप देखिए वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो वाई के सिन्हा हैं, यशवंत कुमार सिन्हा हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 2 बार अध्यक्ष के पद पर रहा हो, क्योंकि इसमें पुनः नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, इसमें रीअपॉइंटमेंट का प्रोविजन नहीं है। तो प्रश्न यहां से क्या क्या बनेंगे? अब जो 3 प्रश्न तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उनकी दोबारा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न ये बनेगा कि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाब होगा वजाहत हबीबुल्ला। दूसरा प्रश्न पूछेगा आयोग में अब तक कितनी महिला अध्यक्ष रही हैं? हाउ मेनी विमेन कमिश्नर हैज बीन देयर इन दी कमीशन? तो जवाब क्या होगा? 2। सबसे पहले थी दीपक संधू, और दूसरी कौन है? सुषमा सिंह। आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जवाब दे रहे होंगे वाई के सिन्हा। और आयोग किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो जवाब होगा सर ये कार्मिक मंत्रालय के तहत काम करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल के तहत काम करता है। बताइए यहाँ तक कोई समस्या? बहुत ही आसान है। अब तक जो हमने पढ़ा, हमने एक बैकग्राउंड को डिस्कस किया। बैकग्राउंड पढ़ने के बाद हमने इनके पहले और वर्तमान अध्यक्ष की चर्चा कर ली। कब बना आयोग? 12 अक्टूबर 2005 को। किस धारा के तहत? केंद्रीय सूचना आयोग आरटीआई अधिनियम की धारा 12 के तहत इसको बनाया गया। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। पहले अध्यक्ष कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दीपक संधू। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वाई के सिन्हा, यशवंत कुमार सिन्हा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों।
अच्छा, ये वर्तमान ढांचा है। ये देखिए YK सिन्हा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। उसके अलावा ये सहायक या इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, जिसमें वाजना एन सारना है, नीरज कुमार गुप्ता हैं, सुरेश चंद्रा हैं, उदय महुरकर हैं, सरोज पुनानी है और हीरालाल समरिया। ये सब क्या हैं, इसके सदस्य हैं, ये सभी इसके मेंबर हैं। और ये अब तक के अध्यक्षों की सूची है। आप देख सकते हैं ये पहले अध्यक्ष हैं वजाहत हबीबुल्ला, ये दीपक संधू हैं जो कि पहली महिला अध्यक्ष हैं, ये सुषमा सिंह हैं जो कि दूसरी महिला अध्यक्ष हैं। तो ये अब तक के अध्यक्षों की एक सूची है। ठीक है, अब हमें चर्चा करनी है आयोग की संरचना, आयोग की नियुक्ति और योग्यताओं के बारे में। कमीशन का स्ट्रक्चर क्या है, इन्हें अपॉइंट कैसे किया जाता है और इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इस बारे में अब हम चर्चा करेंगे। ध्यान से एक एक टॉपिक को समझिएगा, बहुत आसान है ये आयोग, इसमें कोई भी मुश्किल का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, जैसे आप में से कुछ लोग कमेंट किए थे कि सर कंफ्यूजन हो रहा है आयोगों में। मैं पूरी तरीके से मानता हूं दोस्तों कंफ्यूजन होगा, ठीक है, पर उसका समाधान हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। उसका समाधान ये है कि जैसे ही 8-10 आयोग हो जाएंगे तो मैं एक प्रॉपर टेबल से आपको रिवाइज करा दूंगा सारे टॉपिक। टेबल से रिवाइज कराने में फ़ायदा ये होगा कि आपके दिमाग में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो रिकॉल हो जाएंगी। और दूसरा बात देखिए, इस PDF का सहारा बार बार मत लीजिए। इस PDF से 1-2 बार ही चीज़ों को पढ़िए और तब इसका सहारा लीजिए जब आपको लगे कि आप कुछ चीज़ भूल चुके हो। आपके लिए जो सबसे बड़ा आधार है वो आपकी सिनॉप्सिस है। और हो सकता है कुछ लोगों के सिनॉप्सिस 1 पेज में आ रहे हो, कुछ लोगों के सिनॉप्सिस 2 पेज में आ रहे हो, पर अगर 2 पेज में भी आपके सिनॉप्सिस आ रहे हैं तब भी आपके पास पूरे आयोगों के 30-32 पेज के नोट्स बन जाएंगे। तो उतने नोट्स अगर बनते हैं दोस्तों तो उनको आप रिवाइज कीजिए, उनको प्रतिदिन पढ़िए, हर दिन एक दो आयोग को रिवाइज कीजिए। एक नया आयोग तो पढ़ना ही है, पर 1-2 पुराने आयोगों को भी हमें रिवाइज करना है। आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद इतनी अच्छी कमांड आपकी इस्टेब्लिश हो जाएगी कमीशन पर कि फिर यहाँ से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और जब भी चीज़ों को पढ़ो तो हमेशा ना चीज़ों को कंपेयर किया करो पुरानी चीज़ों के साथ कि ओके हमने पढ़ा था कि यार केंद्र सरकार ने अगर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया है तो केंद्र सरकार और कौन कौन से निकाय बनाएगी और कौन कौन सी बॉडीज को इस्टेब्लिश करेगी। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले गठन, तो हमने देखा कि धारा 12 में ये लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आयोग का गठन किया जाएगा। तो ये तो हम जानते हैं सर, हमने पढ़ा हुआ है। अब धारा 12 में ही संरचना की बात की गई है, स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं, मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर 1+10 का है। एक इसमें अध्यक्ष होगा और 10 इसमें सदस्य होंगे। लेकिन इसका जो अध्यक्ष है उसे चेयरपर्सन ना बोल के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बोला जाता है, मुख्य सूचना आयुक्त बोला जाता है। और जो भी इसके सदस्य हैं उन्हें सदस्य ना बोल करके सूचना आयुक्त या इंफॉर्मेशन कमिश्नर बोला जाता है। देखो ये एक इंटरेस्टिंग बात है, इसमें लिखा हुआ है अधिकतम, मतलब बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, बाउंडेशन नहीं है, बाउंडेशन सिर्फ इतनी है कि आप 10 से ज्यादा सदस्य नहीं कर सकते। जैसे अगर आप वर्तमान आयोग देखें, जो फोटो हमने आपको दिखाई थी, एक बार फिर से मैं आपको फोटो दिखाता हूं, ये वर्तमान आयोग है। तो इसमें आप देखिए एक मुख्य चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और अभी 10 नहीं है, कितने हैं? 6। तो ये वर्तमान ढांचा है। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछे, अगर सवाल पूछे, 2 सवाल पूछेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। पहला सवाल वो आपसे पूछेगा कि केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो जवाब देंगे इसमें एक अध्यक्ष होता है और अधिकतम, ये शब्द याद रखेंगे, अधिकतम 10 उप सदस्य होते हैं। देयर इज 1 चेयरपर्सन एंड मैक्सिमम 10 मेंबर।
ये आपका पहला सवाल होगा। दूसरा सवाल वो आपसे पूछेगा कि वर्तमान में जो सूचना आयोग की संरचना है या वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना क्या है। तो जैसे ही वो वर्तमान शब्द इस्तेमाल करेगा तब आप बताएंगे कि फिलहाल इसमें एक अध्यक्ष है और 6 सदस्य हैं। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर वर्तमान शब्द नहीं है, अगर करंट शब्द नहीं है, तब आपका जवाब होगा एक अध्यक्ष और 10 सदस्य। और अगर वर्तमान शब्द को जोड़ा है तो जवाब होगा एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे आप, ठीक है। अब इसी में ना दोस्तों इनकी नियुक्ति की बात भी की गई है, अपॉइंटमेंट की बात भी की गई है। धारा 12 में ही चल रहे हैं हम। इसमें नियुक्ति के बारे में लिखा है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। फाइनली बहुत सारे आयोगों को पढ़ने के बाद अब राष्ट्रपति की वापसी हो रही है। राष्ट्रपति को आखिरी बार पता है कहाँ पढ़ा था हमने? ओबीसी कमीशन में पढ़ा था। अब दोबारा से राष्ट्रपति की वापसी हो रही है, लेकिन राष्ट्रपति इन्हें सीधे अपॉइंट नहीं करेगा। अच्छा, समिति इन्हें का मतलब है दोनों को, मुख्य सूचना आयुक्त को भी और अन्य सूचना आयुक्तों को भी। राष्ट्रपति इन्हें चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त करेगा, एक सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पर नियुक्त करेगा। इस चयन समिति में दोस्तों 3 लोग होते हैं। प्रधानमंत्री जो इस समिति के अध्यक्ष होंगे, लोकसभा में विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, ठीक है, और तीसरा प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये 3 लोग इस बात की सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति को कि किसे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया जाए और किसे इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया जाए। मतलब यही वो लोग हैं जो एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त के नाम की सिफारिश करेंगे। और कौन उन्हें नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें नियुक्त किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा उन्हें अपॉइंट किया जाएगा। इसमें एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि अगर लोकसभा में किसी भी व्यक्ति को विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं दिया गया है, अपोजिशन लीडर का स्टेटस नहीं दिया गया है, तो जो सबसे बड़ी पार्टी का नेता होगा उसे विपक्ष का नेता माना जाएगा, उसे अपोजिशन पार्टी का लीडर माना जाएगा। तो ये सारी बातें हमने कहाँ पढ़ी हैं दोस्तों? अभी तक ये सारी बातें हमने धारा 12 में पढ़ी हैं। एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कि सर अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो हम धारा 12 पढ़ रहे हैं, सेक्शन 12 पढ़ रहे हैं। इसका जो पहला हिस्सा था वहां हमने डिस्कस किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया। इसका जो दूसरा हिस्सा था वहां हमने इसकी संरचना को डिस्कस किया, स्ट्रक्चर को डिस्कस किया और जाना कि इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। देयर इज अ 1 चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर। फिर हमने तीसरी धारा को डिस्कस किया जहां हमने जाना कि इन सभी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हालांकि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर करते हैं जिसमें अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेटेड एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और साथ ही साथ में लोकसभा हाउस ऑफ पीपल में जो विपक्ष का नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो शामिल होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो इसी की जो धारा 5 और 6 है उसमें योग्यताओं की बात की गई है, उसमें क्वालिफिकेशंस की बात की गई है। क्या लिखा हुआ है ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि दोनों की योग्यताएं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले जो हम आयोग पढ़े, हमने महिला आयोग की चर्चा की, हमने बाल आयोग की चर्चा की। वहां पर आप देखोगे कि अध्यक्ष की योग्यता अलग होती थी और सदस्यों के लिए योग्यताएं अलग होती थी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर नियुक्ति की जब बात हो रही है तो दोनों की नियुक्ति की बात हो रही है, योग्यताओं की बात हो रही है तब भी दोनों की योग्यताओं की बात
हो रही है। ये बात विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर अध्यक्ष और सदस्य दोनों के लिए एक जैसी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, दोनों के लिए एक सिमिलर प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है। क्या कहा गया है? कहा गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे विधि या फिर विज्ञान या फिर प्रौद्योगिकी या समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, प्रशासन, ठीक है, जनजीवन का अनुभव या जनसंपर्क विभाग का अनुभव हो, वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन लॉ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन इन दी गवर्नेंस। ये बात, अगर इस में से किसी भी एक चीज का व्यापक अनुभव है, अगर अच्छा एक्सपीरियंस है, तो ऐसे व्यक्ति को मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त बनाया जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनाया जा सकता है। दूसरी बात, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि ना वो व्यक्ति संसद में होना चाहिए, ना ही वो व्यक्ति राज्य की विधायिका में होना चाहिए, और ना ही उसे किसी दूसरे लाभ के पद पर होना चाहिए, ठीक है, ना ही उस व्यक्ति को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, ना ही उसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर होना चाहिए किसी भी स्टेट का, ठीक है, या फिर उसे किसी भी प्रकार के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार की चीजों को होल्ड करेगा तो अल्टीमेटली वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो आयोग का अध्यक्ष या सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, यहां तक बात स्पष्ट है। बहुत आसान है कि ये पूरे पैरामीटर दिए गए हैं कि साहब उसे विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, इन सब में से किसी का अनुभव है तो उसे अध्यक्ष या सदस्य बना सकते हैं। क्या नहीं होना चाहिए? तो ना ही वो लाभ के पद पर होना चाहिए, ना ही वो राज्य विधायिका का सदस्य होना चाहिए, ना ही वो संसद का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 12(7) में मुख्यालय की बात की गई है, और आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है। तो अब इसी को हम आगे बढ़ाएं तो हमें पता पड़ता है कि सर आगे की जो धारा 5 और 6 है उसमें योग्यताओं की बात की गई है, क्वालिफिकेशंस को डिस्कस किया गया है, और इस अधिनियम की जो धारा 12(7) है, 12(7) में मुख्यालय की बात की गई है, 12(7) में हेडक्वार्टर की बात की गई है, और कहा गया है कि आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में होगा, वो न्यू दिल्ली में होगा। ठीक है, तो देखिए आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष, 10 सदस्य, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं एक समिति की सिफारिश पर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर द्वारा नॉमिनेटेड कैबिनेट मिनिस्टर और लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। योग्यताएं आपको याद नहीं करना है, योग्यताओं को याद करने की जरूरत नहीं है। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? पृष्ठभूमि डिस्कस की, स्वीडन से कहानी को शुरू किया, 2019 के संशोधन पे खत्म किया। इसके बाद सामान्य परिचय पढ़ा, जहां हमने नोडल मंत्रालय, प्रथम, वर्तमान और महिला अध्यक्षों की बात की। फिर हम फाइनली धारा 12 को पढ़े, और सेक्शन 12 में हमने गठन की बात की, संरचना की बात की, नियुक्ति को डिस्कस किया, हमने योग्यताओं की बात की और मुख्यालय को डिस्कस किया। इतनी चीजें अब तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और अब हमें चर्चा करनी है पदावधि और सेवा शर्तों के बारे में। टेन्योर और सर्विस कंडीशन को हमें डिस्कस करना है, जिनकी चर्चा धारा 13 में की गई है, जिन्हें सेक्शन 13 में डिफाइन किया गया है। तो पदावधि के बारे में क्या लिखा है समझेंगे। पहले यहां पर पदावधि दी हुई होती थी, अब इसमें लिख दिया गया है कि चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे वो सदस्य हो, दोनों की जो पदावधि है वो केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की जाएगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाएगी। चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे वो सदस्य हो, उसे पुनः नियुक्त नहीं किया जाएगा, उसे रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा। पहले अधिनियम में दिया हुआ था, पहले एक्ट में क्लियरली इसे डिफाइन किया गया था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने कहा है कि चाहे वो
केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष या सदस्य हो, या चाहे वे राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष या सदस्य हो, दोनों की पदावधि का निर्धारण केंद्र सरकार करेगी। दोनों के टेन्योर को सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अब क्या डिसाइड किया है? तो केंद्र सरकार ने क्या किया दोस्तों, 24 अक्टूबर 2019, 24 अक्टूबर 2019 को एक नोटिफिकेशन जारी किया और उस नोटिफिकेशन में कहा कि अध्यक्ष या सदस्य, इनका जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष या 65 वर्ष का होगा। पहले 5 वर्ष और 65 वर्ष था, अब सरकार ने इसे कितना कर दिया है, 3 साल या 65 साल कर दिया है, 3 ईयर और 65 ईयर कर दिया है। ये चेंज हुआ है जो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला है शपथ। तो राष्ट्रपति इनको शपथ दिलवाएंगे, या फिर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं। त्यागपत्र, तो डेफिनेट सी बात है, जो इन्हें नियुक्त कर रहा है उसी को ये त्यागपत्र देंगे, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। वेतन और सेवा शर्तें ये केंद्र सरकार तय करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगेन इसी नियम के द्वारा बताया है कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा इसका वेतन 2.5 लाख रुपए होगा, जबकि जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है इनका वेतन 2.25 लाख रुपए होगा, ठीक है। इसमें एक और बात कही गई है कि अगर आयोग को कर्मचारियों की आवश्यकता है तो वो कर्मचारी केंद्र सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें उपलब्ध कराएगी। तो इसमें से ना जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि जो धारा 13 है, जो सेक्शन 13 है, उसमें क्या दिया गया है। धारा 13 में सबसे पहले पदावधि की बात की गई है। तो आप कहेंगे कि साहब पहले पदावधि डिसाइड थी, लेकिन 2019 में आरटीआई अधिनियम में संशोधन किया गया और अब ये कहा गया है कि जो आयोग का अध्यक्ष होगा या मेंबर होगा तो इनकी पदावधि का निर्धारण केंद्र सरकार करेगी, इनके टेन्योर को सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो केंद्र सरकार ने 24 अक्टूबर 2019 को नियम जारी किए और उसमें बताया कि चाहे वो चेयरपर्सन हो चाहे वो मेंबर हो, उनका कार्यकाल 3 साल या 65 साल का होगा। इसी में दोस्तों वेतन की बात भी की गई है, ठीक है, कि वेतन और सेवा शर्तें कौन तय करेगा। तो अब ये अधिकार भी किसके पास है, ये अधिकार भी अब केंद्र सरकार के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्हीं 24 अक्टूबर वाले नियमों के द्वारा ये बताया कि जो अध्यक्ष है उसका वेतन 2.5 लाख रुपए होगा, लेकिन जो मेंबर है उसका वेतन 2,25,000 रुपए होगा। इसी में किसकी बात की गई है, शपथ कौन दिलाएगा। तो हमने अभी डिस्कस किया कि सर जो ओथ है वो राष्ट्रपति दिलाएंगे और ये अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे। तो सर जिन्होंने इन्हें नियुक्त किया है उन्हीं को वो अपना त्यागपत्र सौंपेंगे, अर्थात राष्ट्रपति को वो अपना त्यागपत्र देंगे। तो धारा 12 में सेक्शन 12 में गठन की बात की गई थी, संरचना की बात की गई थी, ध्यान दीजिएगा, गठन की बात की गई थी, संरचना को डिस्कस किया गया था, नियुक्ति की बात की गई थी, योग्यता की बात की गई थी, मुख्यालय की बात की गई थी। जो धारा 13 है उसमें पदावधि की बात कर रहे हैं, उसमें वेतन की बात कर रहे हैं, शपथ की बात कर रहे हैं और त्यागपत्र रेजिग्नेशन देने की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और कर्मचारी भी धारा 13 में दिए गए हैं कि केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी। इसके बाद है हटाने की प्रक्रिया, रिमूवल प्रोसेस। और हटाने की प्रक्रिया भी दोनों की समान ही है, धारा 14 में दी गई है, सेक्शन 12 में दी गई है। तो धारा 14 में कहा गया है कि चाहे वो आयोग का अध्यक्ष हो या सदस्य हो, दोनों को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा, दोनों को प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जाएगा, ठीक है। चाहे वो मेंबर हो चाहे वो चेयरपर्सन हो, दोनों को राष्ट्रपति हटाएंगे। तो क्या राष्ट्रपति इन्हें सीधे हटा सकते हैं? जवाब है नहीं। 2 तरीके होते हैं। एक वो केस है जब इन्हें राष्ट्रपति सीधे हटा सकते हैं और वो केस हम सभी लोग जानते हैं, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं।
केस क्या हो सकता है कि अगर वो दिवालिया हो जाए तो आप सीधे हटा दीजिए। ऐसा कोई अपराध कर दे जो केंद्र सरकार की नजर में या राष्ट्रपति की नजर में नैतिक अक्षमता से जुड़ा हुआ हो, मोरल टर्पिट्यूड से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, या फिर अपनी पदावधि के दौरान कहीं और वेतन प्राप्त करने लगे, अक्षमता आ जाए, या कोई ऐसा हित अर्जित कर ले जिससे उनके कामों पर प्रभाव पड़े। तो ये वो सारे आधार हैं जहां पर राष्ट्रपति अध्यक्ष या सदस्य को सीधे सीधे हटा सकता है। हालांकि उन्हें सुनवाई का अधिकार दिया जाएगा, हालांकि उन्हें राइट टू बी हर्ड दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को अक्षमता अर्थात इनकैपेसिटी और कदाचार मिसबिहेवियर इनके आधार पर हटाना चाहता है तो सबसे पहले राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से इसकी जांच कराएगा। जो भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की आएगी उसी रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है, रिमूव कर सकता है। तो याद रखेंगे, सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाएगा, सुप्रीम कोर्ट से इन्वेस्टिगेशन कराएगा। और ये वो पुराने आधार जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये वो आधार हैं जब राष्ट्रपति सीधे सीधे हटा सकता है, प्रेसिडेंट इन्हें डायरेक्टली रिमूव कर सकता है। ठीक है, तो हटाने की प्रक्रिया में ये पॉइंट जरूर याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं, धारा 14 में दिया हुआ है। अब अगला है आयोग के कार्य एवं शक्तियां। यहां से प्रश्न बना था, फंक्शन एंड पावर ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो ये जो शक्तियां हैं ये धारा 18, 19, 20 और 25 में दी गई हैं। अच्छी बात यह है दोस्तों कि राज्य आयोग और केंद्रीय आयोग दोनों के कार्य और शक्तियां एक जैसी हैं। सेंट्रल कमीशन और स्टेट कमीशन दोनों के पावर और फंक्शन एक जैसे हैं, बस केंद्रीय आयोग सारे काम केंद्र के स्तर पर करेगा और राज्य आयोग सारे काम राज्य के स्तर पर करेगा। ये बात बस आपको याद रखनी है, बाकी चीजें बिल्कुल समान हैं। तो पहली बात इसमें कही गई है कि आयोग के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां। तो सर हमें पता है जितने भी आयोग हैं उन सभी के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां ही हैं। एनजीटी बस ऐसा था कि जो बाधित नहीं है सिविल न्यायालय की शक्तियों से। दूसरा फिर है दोस्तों शिकायतों की जांच करना, कंप्लेन को इन्वेस्टिगेट करना। अब कौन कौन सी शिकायतों की जांच करेगा? अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने इस एक्ट के तहत कोई इंफॉर्मेशन मांगी और अगर वो इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया जाएगा तो वो व्यक्ति जाकर के केंद्रीय सूचना आयोग के पास कंप्लेन कर सकता है। दूसरी बात, इस अधिनियम के तहत अगर सूचना को समय सीमा के अंदर नहीं दिया गया तब भी कंप्लेन कर सकता है। सामान्यतः कहा जाता है कि अगर कोई जानकारी है तो वो 30 दिनों में मिलनी चाहिए और अगर जानकारी का संबंध जीवन और मृत्यु से है तो वो जानकारी 48 घंटे के भीतर मिलनी चाहिए। तो अगर समय सीमा में जानकारी नहीं दी गई तब भी व्यक्ति आयोग के पास जा सकता है। केंद्रीय राज्य वो अलग अलग स्तर पर, ठीक है, पहले नोडल अधिकारी के पास जाना पड़ता है, फिर राज्य आयोग, फिर केंद्रीय आयोग, एक हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है। अगर जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो सूचना गलत है, अगर वो सूचना गलत है तब भी आप कंप्लेन कर सकते हैं अभिलेखों तक पहुंच से संबंधित किसी अन्य विषय में। ठीक है, इसके अलावा आयोग की अगली शक्ति क्या है? दो हमने पढ़ ली। आयोग ये भी बताएगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन्हें किस तरीके से रखा जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से रखा ही नहीं है तो जब आप सूचना मांगेंगे तो कह रहे हैं कि भैया डॉक्यूमेंट ही गायब हो गया, डॉक्यूमेंट जल गया। तो आयोग ने दो बातें कही हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे अब उनका डिजिटलीकरण किया जाए, सभी को कंप्यूटरीकृत किया जाए और उनके रखरखाव के लिए एक पैरामीटर जारी किए हैं कि हर एक प्रकार के डॉक्यूमेंट को किस तरह से संरक्षित रखा जाएगा, किस तरह से उन्हें प्रिजर्व किया जाएगा। ठीक है, आयोग की अगली शक्ति सूचना के अधिकार से संबंधित प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना ताकि लोग बेहतर बन सके। अधिनियम के अनुपालन के संदर्भ में लोक प्राधिकारी से वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना, एनुअल रिपोर्ट लेना। ठीक है,
धारा 19 में अपील का प्रावधान किया गया है। धारा 20 में कहा गया है कि राज्य और केंद्र सूचना आयोग दोनों ही जुर्माना लगा सकते हैं। प्रतिदिन अधिकतम 250 रुपए और अधिकतम 25,000 रुपए का जुर्माना लगा सकते हैं। दोनों के पास ये शक्ति है, केंद्र के पास भी और राज्य आयोग के पास भी। यहीं से प्रश्न बना था कि इसके कौन से कार्य हैं नहीं है, तो उसमें एक स्टेटमेंट ये आया था। धारा नहीं पूछी थी, स्टेटमेंट पूछा था। अच्छा, आप लोग एक और डाउट आ रहा है कि सर क्या ये बार बार हमें धाराओं के नंबर याद करना है? जवाब है नहीं, धाराओं के नंबर याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, कुछ अन्य तथ्यों की बात करते हैं, अदर फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो धारा 25 में रिपोर्ट की बात की गई है कि आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देगा। तो केंद्रीय सूचना आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगा और राज्य सूचना आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। राष्ट्रपति को रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां से ना कंफ्यूजन भी पैदा होता है कि सर यहां पर नियुक्ति का काम राष्ट्रपति कर रहा है, त्यागपत्र का काम राष्ट्रपति कर रहा है, शपथ का काम भी राष्ट्रपति कर रहा है और हटाने का काम भी राष्ट्रपति कर रहा है, लेकिन पदावधि, कर्मचारी, वेतन और रिपोर्ट, ये सारे काम किसके पास रहेंगे? केंद्र सरकार के पास रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगे। ये याद रखना है आपको। धारा 27 में नियम बनाने की बात की गई है। तो केंद्रीय सूचना आयोग के लिए कोई नियम बनाना है तो वो केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूचना आयोग के लिए नियम बनाना है तो वो राज्य सरकार बनाएगी। धारा 22 में एक बहुत अच्छी बात की गई है कि एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना। हमने ये शब्द पहले भी पढ़ा है जब हम एनजीटी के बारे में पढ़ रहे थे। ओवरराइडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर इसके अनुपालन में कोई दूसरा अधिनियम अड़चन बन रहा है तो वो अधिनियम नहीं माना जाएगा, ये अधिनियम माना जाएगा। ये हमने एनजीटी में भी डिस्कस किया था। तो सूचना आयोग का जो अधिनियम है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है। धारा 23 में कहा गया है बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। ध्यान से पढ़ेंगे, नो कोर्ट शैल एंटरटेन एनी सूट, एप्लीकेशन और अदर प्रोसीडिंग इन द रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर मेड बाय दिस एक्ट। न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन, कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में कोई वाद ग्रहण नहीं करेगा। मतलब इस एक्ट से रिलेटेड कोई भी बात, सूचना से संबंधित कोई भी बात कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी अनटिल एंड अनलेस वो फंडामेंटल राइट से ना जुड़ी हो। केंद्र सरकार रिपोर्ट को संसद में रखती है और राज्य सरकार रिपोर्ट को राज्य विधायिका में रखती है। मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगा, केंद्र सरकार इसे संसद में रखेगी। राज्य सूचना आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा और राज्य सरकार उसे राज्य विधायिका में रखेगी, स्टेट लेजिस्लेशन में पेश करेगी। जो भी नियम केंद्र सरकार बनाएगी उसे 30 दिन के लिए संसद में रखा जाएगा और जो भी नियम राज्य सरकार बनाएगी उसे 30 दिन के लिए राज्य विधायिका में रखेगी। ये पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, फॉर द पीरियड ऑफ 30 डेज। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि हम स्पीड हल्की सी क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि अब मुझे पता है ना कि ये सारी बातें आपके दिमाग में ऑलरेडी हैं। अब मुझे इसे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, पहले हम इसे एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड अप हमने किया हुआ है टॉपिक को। ठीक है, इसके बाद आप देखें, यदि किसी सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लीजिएगा। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश जानकारी स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को 31 जनवरी 2003 को मध्य प्रदेश के गजट में प्रकाशित किया था, लेकिन यह प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया। मध्य प्रदेश सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग जानने का हक नामक पुस्तक प्रकाशित करता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत वाक एवं, तो ये हमने पढ़ लिया है कि सूचना का जो अधिकार है वो बेसिकली आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर में आता है। ठीक है, तो सामान्य जो अन्य तथ्य हमने पढ़े हैं, इसमें इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है दोस्तों, एक बार मैं रिपीट करा देता हूं आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें। अन्य तथ्यों में सबसे पहली बात आप याद रखेंगे,
रिपोर्ट कि आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देता है। तो रिपोर्ट में आप जवाब देंगे कि सर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा और सेंट्रल गवर्नमेंट इसे संसद के सामने पेश करेंगे। वहीं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को देगा और स्टेट गवर्नमेंट इसे राज्य विधायिका में पेश करेगी। दूसरा, नियम बनाने की शक्तियों को हमने डिस्कस किया, रूल्स बनाने की पावर को हमने डिस्कस किया। देखा कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के जो नियम है वो केंद्र सरकार बनाएगी और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के जो नियम है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। फिर हमने और क्या बात समझी, हमने एक और इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस की कि आयोग की कोई भी बात है तो इस पर कोर्ट डिसीजन नहीं लेगा, कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में ये नहीं आते हैं। चौथी बात जो हमने यहीं पर पढ़ी वो ये कि मध्य प्रदेश में भी आरटीआई लागू करने के लिए 2002 में एक अधिनियम लाया गया था जो 2003 से लागू हुआ था और मध्य प्रदेश में एक पत्रिका जारी की जाती है जानने का हक, ये एक पत्रिका का नाम है। तो इतनी बातें अब तक हम अन्य तथ्यों के तहत पढ़ चुके हैं, अदर फैक्ट्स के तहत पढ़ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने ऑलमोस्ट बहुत सारी बातों को रिपीट कर लिया है, बहुत सारी बातों को हमने रिकॉल कर लिया है। अब हमारे दो टॉपिक बच रहे हैं। एक बार मैं आपको बता दूं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है ताकि दिमाग में एक बार वो आइडिया एस्टैब्लिश हो सके। एक सेकंड दीजिए बस मुझे। ओके, ये देखिए, तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पृष्ठभूमि की बात कर ली, हमने परिचय पढ़ लिया, संरचना पढ़ ली, पदावधि और सेवा शर्तों को डिस्कस किया, हमने हटाने की प्रक्रिया को भी डिस्कस किया, आयोग के कार्य पढ़ लिए और अन्य तथ्य पढ़ लिए। अब हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, तो अब हमें डिस्कस करना है राज्य सूचना आयोग के बारे में, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। बस थोड़ा सा टॉपिक और बचा हुआ है, फिर यह टॉपिक भी हमारा समाप्त हो जाएगा। एक सेकंड दीजिए, फिर हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए, तो अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आखिरी टॉपिक राज्य सूचना आयोग को डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक सेकंड दीजिए। ओके, अब देखिए, ये बात हमने शुरू में ही डिस्कस कर ली थी कि जो राज्य सूचना आयोग है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, इसका गठन भी आरटीआई अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की धारा 15 के द्वारा किया गया है, सेक्शन 15 के द्वारा किया गया है। मतलब ये हुआ कि जितने भी राज्य सूचना आयोग होंगे वो सारे के सारे सांविधिक निकाय होंगे, वो सारे के सारे स्टैट्यूटरी बॉडी होंगे। ये बात तो स्पष्ट है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर ना दोस्तों बस दो ही बातों का अंतर है, वहां पर ध्यान देना इस बात पर। केंद्रीय आयोग में जहां जहां पर हमने राष्ट्रपति का जिक्र किया था वहां वहां पर राज्यपाल हो जाएगा, जहां जहां केंद्र सरकार पढ़ा था वहां वहां राज्य सरकार हो जाएगा, सिवाय पदावधि को छोड़ करके। ठीक है, अब बहुत आसान बनेगा। अब देखते जाओ आप, इसकी संरचना भी क्या होती है, ठीक वही संरचना है जो राष्ट्रीय आयोग की है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और अधिकतम 10 सदस्य होते हैं। वहां पर राष्ट्रपति नियुक्त करते थे एक चयन समिति की सिफारिश पर, यहाँ पर राज्यपाल नियुक्त करेंगे एक सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पर, और उस चयन समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा और मुख्यमंत्री के द्वारा कैबिनेट मिनिस्टर एक नामित। पदावधि, ये ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है पदावधि। ठीक है, ये 3 वर्ष और 65 वर्ष की है और ये केंद्र सरकार तय करती है। और वेतन,
ये भी केंद्र सरकार तय करता है। अध्यक्ष और सदस्य दोनों का वेतन समान है, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। ये दो बातें याद रखना है। बाकी सारी बातें, त्यागपत्र राज्यपाल को देंगे, हटाएगा भी कौन? राज्यपाल। ठीक उसी तरह से राज्यपाल हटाएगा जैसे केंद्रीय आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाया जाता है। फिर मध्य प्रदेश सूचना आयोग एक बार देखिए, एमपी इंफॉर्मेशन कमीशन। तो इसका गठन 22 अगस्त 2005 को हुआ था। मुख्यालय सूचना भवन भोपाल में है। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 15 के द्वारा, इसीलिए यह स्टैट्यूटरी बॉडी है। पहले अध्यक्ष टीएन श्रीवास्तव थे, वर्तमान अध्यक्ष अरविंद कुमार शुक्ला है। ये देखिए, वर्तमान अध्यक्ष हैं अरविंद कुमार शुक्ला। 3 इसमें अभी फिलहाल सदस्य हैं, विजय मनोहर तिवारी, डॉक्टर अरुण कुमार पांडे और श्री राहुल सिंह। ये अब तक का पूरा लिस्ट है। पहले टीएन श्रीवास्तव थे, दूसरे पदापाणी तिवारी, तीसरे इकबाल अहमद, चौथे केडी खान, पांचवे हैं एके शुक्ला। तो ये पूरी महत्वपूर्ण बातें हैं जो सूचना आयोग से जुड़ी हुई हैं, इंफॉर्मेशन कमीशन से जुड़ी हुई हैं। विशेष तौर पर ध्यान रखना कि चाहे वो राज्य आयोग हो चाहे वो केंद्र आयोग हो, दोनों की पदावधि का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। दोनों का जो टेन्योर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देखा जाता है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यह सेशन आपको समझ में भी आया होगा। इस सेशन के बाद आप इसका पीडीएफ पढ़ेंगे। पीडीएफ पढ़ने के बाद सिनॉप्सिस को अपनी कॉपी पर बनाएंगे। फिर आप टेस्ट सॉल्व करोगे। टेस्ट सॉल्व करने के बाद कल जब हम क्लास में मिलेंगे तो पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लगाएंगे, पहले हम एमसीक्यू को लगाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, मुझे आपके कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, अदरवाइज मैं आपके कमेंट्स भी आज ले लेता। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम इसके प्रश्नों को लगाएंगे, परसों हम सतर्कता आयोग को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।